हेलो एवरीवन, एसीएस ओ केमिस्ट्री सीखे में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी भी हाफ सेल का ई नोट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉनस्ट इक्वेशन के बारे में। नॉनस्ट इक्वेशन क्या होती है, किस इक्वेशन से नॉनस्ट इक्वेशन डिराइव की गई है। ठीक है, और नॉनस्ट इक्वेशन को हम कंसंट्रेशन और ईएमएफ रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये इक्वेशन जो आप लोग सभी लोगों ने अपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी होगी, वो यानी कि ये देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये इक्वेशन आप सभी लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी होगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या है, ये गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन है, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, जो डेल्टा जी होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस एन एफ ई के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या और क्यू क्या है, यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू में यहाँ पे क्यू क्या है, रिएक्शन कोशेंट है। रिएक्शन कोशेंट क्या मतलब कि कहाँ तक रिएक्शन जो है वो गई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन कोशेंट का मतलब क्या है कि जो रिएक्शन है, रिएक्शन ये कहाँ तक हुई है। ठीक, कहाँ तक रिएक्शन हुई है। तो अगर मैं क्यू की बात करूँ, क्यू किसके बराबर होता है, क्यू इज इक्वल्स टू एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। क्यू की वैल्यू क्या होती है, एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो अगर हमें देखें जो नॉनस्ट इक्वेशन डिराइव की गई है, नॉनस्ट इक्वेशन डिराइव की गई है इस इक्वेशन से, डेल्टा जी इज टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है, ये जो है एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है। थर्मोडायनेमिक्स में आप सभी लोग पढ़ोगे, ये हमें गिब्स फ्री एनर्जी और रिएक्शन कोशेंट के बीच का रिलेशन बताती है। ठीक है, तो हमें कुछ इससे अब नॉनस्ट इक्वेशन कैसे डिराइव होगी, अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे माइनस एन एफ ई इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट। डेल्टा जी नोट क्या होगा, माइनस एन एफ ई नोट। अगर यहाँ पे नोट है यानी कि स्टैंडर्ड टर्म्स में गिब्स फ्री एनर्जी है, तो यहाँ पे ई नोट लगा देंगे प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। क्यू क्या होता है, एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। तो हम लिखेंगे माइनस एन एफ इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट प्लस आर टी एल एन, एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और जो एक्टिविटी होती है, अगर मैं आपको लोगों को बताऊं, जो एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी इज इक्वल टू गामा इंटू सी। ठीक है, सी क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन। सी जो है कंसंट्रेशन है, और गामा क्या है, गामा होता है एक्टिविटी कोफिशिएंट। गामा क्या होता है, एक्टिविटी कोफिशिएंट। ठीक है, तो और सी क्या है, कंसंट्रेशन। तो अब क्या करते हैं हम, अगर इफ गामा की वैल्यू क्या है, 1, यानी कि अगर एक्टिविटी कोशेंट 1 हो जाए, तो जो एक्टिविटी है तो उसकी कंसंट्रेशन के बराबर होगी। ठीक है, तो एक्टिविटी जो है किसी भी चीज़ की, उसकी वो कंसंट्रेशन के बराबर होगी। अगर एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट की बात करूँ, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बराबर होगी। कब, अगर गामा की वैल्यू 1 हो जाए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करते हैं। तो माइनस एन एफ ई इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट प्लस आर टी। अगर गामा 1 है तो क्या होगा, एल एन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे माइनस एन एफ ई कॉमन लेंगे दोनों साइड से, और कॉमन लेके अगर काटें तो क्या आएगा, यहाँ पे ई इज इक्वल टू में ई नोट माइनस आर टी बाई एन एफ। माइनस एन एफ कॉमन लेंगे तो यहाँ पे नहीं था, तो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, एल एन पी बाई आर। ठीक है, ये क्या है, नॉनस्ट इक्वेशन। ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। ठीक है, यह एक नॉनस्ट, ये क्या है, नॉनस्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसको और भी 1-2 फॉर्म्स में लिख सकते हैं, वो कैसे, वो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, एल एन को अगर हम सोल्व करें तो E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग बेस 10 प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ये भी एक नॉनस्ट इक्वेशन की दूसरी फॉर्म है। ठीक है, और साथ में हम नॉनस्ट इक्वेशन को और कैसे लिख सकते हैं, मान लो अगर यहाँ पे टेम्परेचर 298 केल्विन हो जाए, या फिर कहूँ मैं 25 डिग्री सेल्सियस हो जाए। ठीक है, अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है तो ये नॉनस्ट इक्वेशन क्या है, रिड्यूस हो जाती है। नॉनस्ट इक्वेशन क्या बन जाती है, ईएमएफ ऑफ अ सेल। ठीक है, यहाँ पे जो ईएमएफ है ये पूरे के पूरे सेल का है। ठीक है, ईएमएफ ऑफ अ सेल इज इक्वल टू ई नॉट क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0.0591 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ठीक है,
ये इक्वेशन कब है, ये इक्वेशन कब है, ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब टेम्परेचर 298 केल्विन हो, याद रखना भाई, ठीक है। और साथ में जो गामा की वैल्यू हो कितनी हो, 1, क्योंकि इसके लिए हमने एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 ली है ना। तो यहाँ पे अगर गामा की वैल्यू 1 हो, टेम्परेचर 298 केल्विन है, तो हम इस इक्वेशन की रिड्यूस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये कैसे आया। आर की वैल्यू क्या होती है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। टेम्परेचर हो गया केल्विन में, ठीक है, जो टेम्परेचर 298 केल्विन है जो सा, ठीक है, टेम्परेचर का है 298 केल्विन। और एफ़ की वैल्यू क्या होती है, एफ़ क्या होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना, होती है 96,500 कूलम पर मोल, 96,487 होती है, जिसको हम 96,500 लिख लेते हैं, 96,500 कूलम पर मोल। अगर हम ये सभी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को ये फॉर्म आ जाती है, ठीक है। और ये इक्वेशन क्या है, नर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन। और साथ में इस इक्वेशन का दूसरा नाम क्या है, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, वो क्या है, कंसंट्रेशन ईएमएफ रिलेशन। कंसंट्रेशन और ईएमएफ का रिलेशन भी बताती है यही हमें। वो कैसे बताती है, देखो, यह है कंसंट्रेशन और यह है ईएमएफ, ठीक है, कंसंट्रेशन ईएमएफ रिलेशन, ठीक है। तो अब ना एक क्वेश्चन है, फिर जस्ट एक वो लिख के देखते हैं। एक सेल है, सेल के लिए अगर हम नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो वो देखते हैं, जिंक कॉपर सेल दिया है, तो अगर जिंक कॉपर सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखने के लिए कहे तो जिंक कॉपर सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन, एक्टिविटी ऑफ किसकी होती है पहले, ठीक है, प्रोडक्ट की, बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। अब इसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कैसे होंगे वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं देखूँ तो इस इक्वेशन में क्या है, जिंक से क्या बन रहा है, जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग कॉपर। अगर मैं इसकी ओवरऑल इक्वेशन लिखूं तो इसकी ओवरऑल इक्वेशन क्या होगी, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, क्या बनेगा, कॉपर प्लस Zn2 प्लस, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ क्या आएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन, एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या है, जिंक 2 प्लस और कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा एक्टिविटी ऑफ Zn2 प्लस बाय एक्टिविटी ऑफ कॉपर 2 प्लस, यहाँ पे और साथ में एक्टिविटी ऑफ आएगा कॉपर डिवाइड में एक्टिविटी ऑफ जिंक। और ये दोनों जो है मतलब जीरो होती हैं, ठीक है। इनकी जो एक्टिविटी जीरो क्या होती है, इनकी एक्टिविटी जो है किसी भी प्योर मेटल की एक्टिविटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो उसलिए हम उसको जो है कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो सिंपल क्या जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन, एक्टिविटी ऑफ जिंक 2 प्लस बाय एक्टिविटी ऑफ कॉपर 2 प्लस, ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। या सिंपल हम इसको ई नोट की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अगर मैं ई नोट की टर्म्स में लिखूँ तो क्या आएगा, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू में ई नोट माइनस आर टी बाई एन एफ लिख लो, या 0.0591 बाई एन लिख लो अगर टेम्परेचर 298 केल्विन गिवन है, ठीक है। तो आर टी बाई एन एफ लॉग, ठीक है, या फिर एल एन लिख लो। अगर 2.306 लगेंगे तो यहाँ पे लॉग लगेंगे, लिखेंगे कंसनट्रेशन ऑफ किसकी आएगी ऊपर, जिंक प्लस 2 डिवाइड में कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन आ गई। तो कई बार ना एग्जाम्स में क्या होता है, ऐसे गिवन होते हैं जैसे मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन ना देकर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन क्या है देते हैं, देखो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मान लो 2.303 RT बाई एफ की वैल्यू x है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ देते हैं एग्जाम में तो उसको सोल्व कैसे करना है, सिंपल है। सोल्व करने के लिए बस आप एक बार इक्वेशन लिखेंगे, E इज इक्वल टू में ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई माइनस 2.303 RT बाई एन एफ लॉग कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। बस यहाँ पे याद रखना वो कभी n की वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। n की वैल्यू आप लोगों को इक्वेशन देख के निकालनी पड़ेगी। n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे इस इक्वेशन की बात करूँ, इस इक्वेशन में n की वैल्यू क्या है, 2। तो आपको सेल देगा, सेल देने के साथ साथ एग्जाम में क्वेश्चन में बस आपको 2.303 RT की वैल्यू कुछ x दे देगा। तो आपकी इक्वेशन का बनेगी E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस एक्स बाई एन लॉग कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ठीक है। इस टाइप की इक्वेशन आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो अब मैं ना बात करते हैं थोड़ी सी ई ऑफ सेल और ई नॉट ऑफ सेल क्या क्या बताता है। जो इक्वेशन देखो, G इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाई एन लॉग कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट,
ठीक है। इसमें दो पैरामीटर्स हैं। दो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? एक तो है ई ऑफ सेल और एक है ई नोट। ठीक है, दो पैरामीटर्स। अब हम बात करेंगे इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ई क्या है और ई नोट ऑफ सेल क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ई नोट ऑफ सेल की, ई नोट ऑफ सेल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई ऑफ सेल, जो ई एम एफ सेल का क्या क्या चीज़ें हमें बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूँ जो ई नोट ऑफ सेल है। ठीक है, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड सेल का जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हमें क्या बताएगा? पहला वो बताएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेल, सेल का कंस्ट्रक्शन होगा या नहीं, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल। ठीक है, मैंने पहले वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें मैंने आपको लोगों को ई नोट निकालना सिखाया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं दी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार वो देख लीजिए। ई नोट निकालना भी बहुत जरूरी है, ई नोट निकालना आना चाहिए। अगर किसी भी सेल का ई नोट पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि हम उस सेल को बना सकते हैं। अगर उस सेल का ई नोट नेगेटिव होगा तो हम उस सेल को बना नहीं सकते। ठीक है, और अगर वहीं मैं ई ऑफ सेल की बात करूं, ठीक है, अगर ई एम एफ ऑफ सेल क्या बताता है हमें? ये बताता है हमें वर्किंग ऑफ अ सेल। ये क्या बताता है हमें? वर्किंग ऑफ अ सेल, कि एक सेल वर्क करेगा या नहीं करेगा। अगर किसी भी सेल का ई एम एफ 0 है तो वो सेल वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो वो सेल वर्क नहीं करेगा। अगर किसी भी सेल का ई एम एफ नॉन जीरो, मैं कहूँ कि पॉजिटिव है, तो वो सेल वर्क करेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। और सेकंड क्या हम बता सकते हैं, जो ई नोट ऑफ सेल है, ठीक है, ई नोट ऑफ सेल क्या होता है? कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट। ई नोट ऑफ सेल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, लेकिन जो अगर मैं बात करूँ ई एम एफ ऑफ सेल है, ई एम एफ जो है सेल की, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। आप लोग इस इक्वेशन से देख सकते हैं, जो ई ऑफ सेल है कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ये कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा होने से ई एम एफ ऑफ सेल जो है कम या ज़्यादा होगा। वैसे ही आप लोग देखते हैं जो आपकी मतलब घड़ी में सेल होता है, ठीक है, वो भी कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि सेल काम करना बंद कर देता है। वो क्यों? क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन जो है कम ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोड जो है, जैसे एनोड, हमें एनोड कम्प्लीटली डीके हो जाता है इलेक्ट्रोड, ठीक है, तो मतलब वो क्या है, उसकी सेल की वर्किंग जो है धीरे धीरे कम हो जाती है। तो यानी कि वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर इक्विलिब्रियम पे हूँ, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेज पे क्या होगा? जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा ना इक्विलिब्रियम क्या स्टेज होती है, मतलब इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री पढ़ी होगी। इक्विलिब्रियम बताते हैं ना कि इक्विलिब्रियम क्या है? एक वो स्टेज है जब प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है मतलब इक्वल हो जाए, इक्वल, या फिर कह सकते हैं कि मतलब हाँ इक्वल ही हो जाए। ठीक है, मतलब जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? जो सेल की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी तो जो सेल है वो वर्क करना बंद कर देगा, सेल की वर्किंग बंद हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो हमारा सेल है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई तो सेल की वर्किंग नहीं होगी, सेल जो है काम करना बंद कर देगा। ठीक है, और अगर सेल काम करना बंद कर देगा तो मैंने अभी बताया, अगर सेल की वर्किंग 0 हो गई, ठीक है, ई ऑफ सेल जो है क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि उस टाइम पे क्या होगा? ई ऑफ सेल क्या हो जाएगा? 0। अगर ई ऑफ सेल 0 है तो मैंने आप लोगों को भी एक इक्वेशन कराई थी, ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। अगर ये 0 है तो डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा? 0। यानी कि उस टाइम पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे ई ऑफ सेल 0 हो जाएगा और साथ में डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा? 0। यानी कि दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं 0 हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना भाई, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे ई ऑफ सेल और डेल्टा जी ऑफ तो 0 होता है, लेकिन ई नोट ऑफ सेल या फिर डेल्टा जी नोट ऑफ सेल 0 नहीं होते, चाहे इक्विलिब्रियम हो चाहे जैसे मर्जी हो। ई नोट ऑफ सेल और डेल्टा जी नोट ऑफ सेल 0 नहीं होते इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, इनकी वैल्यू जो है सेम ही रहेगी, ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ कि एक इक्वेशन क्या बनेगी इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, जो कांस्टेंट होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है के इक्विलिब्रियम। ये तो आप लोगों को पता नहीं, इक्विलिब्रियम का जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? के इक्विलिब्रियम। ठीक है, आप लोगों ने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, 10th +2 क्लास की बात है। ठीक है, इतना तो पढ़ा होगा ना। और क्या होता है के इक्विलिब्रियम? क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ मतलब प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। वो आप लोग करते थे ना, मतलब ऐसे पढ़ते होंगे आप, ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते थे? सी की वैल्यू सी, डी की वैल्यू डी रेज टू पावर डी, ए रेज टू पावर ए, बी रेज टू पावर बी।
ऐसा लिखते थे ना, मतलब क्या कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड में रिएक्टेंट रेज टू पावर द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो ऐसे लिखते थे के इक्विलिब्रियम, यानी के इक्विलिब्रियम सिंपली मैं कहूँ क्या है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ठीक है, तो अब देखते हैं इक्विलिब्रियम पे क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं नॉन-स्टिक इक्वेशन लिखूँ, नॉन-स्टिक इक्वेशन क्या है, आप लोगों ने पढ़ी है नॉन-स्टिक इक्वेशन। ठीक है, नॉन-स्टिक इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू, मतलब एट 298 केल्विन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, टेम्परेचर लेता हूँ एट 298 केल्विन, 298 केल्विन पे नॉन-स्टिक इक्वेशन क्या होती है, नॉन-स्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू में E इज इक्वल टू में E नॉट माइनस 0.0591 बाय एन लो कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ठीक है, यह 298 पे नॉन-स्टिक इक्वेशन। अब मैंने कहा कि एट इक्विलिब्रियम, अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, ई ऑफ सेल जो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, और साथ में प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कैसे किससे रिप्लेस कर सकता हूं मैं, के इक्विलिब्रियम से। देखो मैंने अभी बताया आपको भाई। ठीक है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट को हम के इक्विलिब्रियम से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे आप रिप्लेस करें अगर, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड में एन लॉग के इक्विलिब्रियम, लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब क्या होगा देखो, ई नॉट इधर, ई नॉट इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो ये इक्वेशन क्या आई, ई नॉट इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन लॉग के इक्विलिब्रियम। यहाँ से अगर मैं के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालूँ, के इक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा वो देखो। ठीक है, तो क्या निकलेगा, ये चीज़ मल्टीप्लाई में इधर उधर चल जाएगी, ई नॉट एन बाय 0.0591 इज इक्वल टू लॉग के इक्विलिब्रियम, और जो लॉग है इसके बेस 10 है। ठीक है, अगर मैं लॉग को भी उधर ले जाऊँ तो 10 की पावर में चला जाएगा वो। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे 10 एन ई नोट बाई 0.0591 इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। अगर मैं के इक्विलिब्रियम की वैल्यू लिखूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम में कई बार इसमें स्टेट सीधा क्वेश्चन आ जाता है, एग्जामिनर क्या देगा आपको, वो ई नोट की वैल्यू भी आपको देगा, वो एन की वैल्यू भी देगा आपको। ठीक है, बस के इक्विलिब्रियम निकलवाएगा। ठीक है, बस आप ये फॉर्मूला याद रखना, के इक्विलिब्रियम इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर एन ई नोट डिवाइड में 0.0591 और ये निकल जाएगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखने वाली बात है, ये फॉर्मूला सभी कंडीशंस में एप्लीकेबल नहीं है। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, कब, जब टेम्परेचर कितना होगा 298 केल्विन। ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखना, अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा, नहीं तो आपको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकालना है वो आपको मैंने बता दिया, बस आप वहाँ पे 0.059 की जगह पे RT/NF ले लेना। ठीक है, ठीक है, अपना एक क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, फ्रॉम द गिवन डाटा, डेटा गिवन है ई नोट ऑफ एक्स 2 + 2x इज इक्वल टू -0.76 और ई नोट दे रखी है Z2 + Z की 0.34 वोट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन गिवन है, पहला क्या है, कंस्ट्रक्ट अ सेल, इससे एक सेल को कंस्ट्रक्ट करना है कि सेल कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट इट्स ई नोट, उसकी ई नोट निकालनी है। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालनी है, कब, जब 2.003 RT/F की वैल्यू गिवन है 0.06। ठीक है, ये लोग मतलब अगर आप लोगों ने पीछे जो मैंने वीडियोज़ अपलोड किए हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेल, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग एक बार वो वीडियो देख लो, तो उसमें आपको पता चल जाएगा सेल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, वहाँ मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे भी करा देता हूँ। तो सेल को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे देखो। ठीक है, तो सेल में 3 पार्ट होते हैं, A B C, मैं यहाँ पे हल्का हटाऊंगा। ठीक है, C क्या है, कैथोड, कैथोड पे क्या आएगा, जिसका होगा रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन किसका होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो ये क्या है, x2 से x है, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, यानी कि इनके वैल्यूज दे रखी है, किसकी दे रखी है, ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन है हमें। तो कैथोड में क्या आएगा, जिसका रिडक्शन मतलब जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल किसकी ज़्यादा है, इसकी, यानी कि ये आएगा Z वाला जो इलेक्ट्रोड होगा वो आएगा कैथोड पे और X वाला इलेक्ट्रोड आएगा एनोड पे। तो हम बना लेते हैं। ठीक है, तो आएगा Z2 + से Z और एनोड में होगा ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन के लिए सेल हमें कैसे लिखेंगे, X से X2+। ठीक है, ये क्या होगा, हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है, सेल जो हमारा ऐसे कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अब बी पार्ट करूँ, बी क्या है, कैलकुलेट
इट्स ई नोट, इसकी ई नोट निकालनी है। ई नोट निकालने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे ट्रिक से सीधा चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे और जैसे जैसे सेल चल रहा है वैसे वैसे हम चलेंगे और उसको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, क्या दे रखा है, एक्स से एक्स 2+, सेल क्या है एक्स से एक्स 2+, लेकिन हमें वैल्यू किसकी गिवन है, x2+ से x की, तो इसको रिवर्स कर देंगे, क्या आएगा 0.76 वोल्ट। ठीक है, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, आएगा 0.76, बीच में आएगा प्लस, Z2+ है, Z की वैल्यू क्या है 0.34, टोटल हो जाएगा 1.10 वोल्ट। ठीक है, ये इसका ई नोट भी कैलकुलेट हो गया। अब इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में क्या दे रखा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लॉग के इक्विलिब्रियम गिवन दैट द वैल्यू ऑफ 2.303 RTYF की वैल्यू जो हमें दे रखी है। ठीक है, तो अब देखो जो फॉर्मूला है उसमें क्या है, नॉइस इक्वेशन लिखूँ, E इक्वल्स टू ई नोट माइनस RT/NF, या फिर 2.303 साथ में लिख लो, लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ठीक है, तो अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूँ, इक्विलिब्रियम पे ई नोट 0 हो जाएगा और ये जो है रिप्लेस कर दूंगा मैं के इक्विलिब्रियम से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ई नोट इज इक्वल टू में 2.303 RT/NF लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक है, यही होता ना। तो हमें यहाँ से हमने ई नोट निकाल लिया, ई नोट की वैल्यू क्या है 1.10, 2.303 RT/F की वैल्यू गिवन है हमें, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1.10 हमने ई नोट निकाल लिया, उसकी वैल्यू क्या है 0.06 डिवाइड में एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो आएगा डिवाइड में 2 लॉग के इक्विलिब्रियम, ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, लॉग के इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू में 1.10 इंटू 2 डिवाइड में 0.06। ठीक है, और के इक्विलिब्रियम निकालने के लिए सबको 10 की पावर में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से के इक्विलिब्रियम कैसे जाएगा, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 2.2 डिवाइड में 0.06, जो कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी रेज़ टू पावर 36.66। ठीक है, क्या आ जाएगी के इक्विलिब्रियम की वैल्यू। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियोज में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाफ सेल किस टाइप के होते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।